कौटिल्य अर्थशास्त्र खंड 12 एक शक्तिशाली शत्रु के विषय में। अध्याय 1 संदेशवाहक के कर्तव्य। जब किसी कम संसाधनों वाले राजा पर किसी शक्तिशाली शत्रु द्वारा हमला किया जाता है तो उसे अपने पुत्रों सहित स्वयं को शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और एक सरकंडे की तरह अर्थात पानी की धारा के बीच रहना चाहिए। भारद्वाज कहते हैं कि जो स्वयं को बलवान के समक्ष समर्पित करता है वह इंद्र के समक्ष नतमस्तक होता है। लेकिन विशालाक्ष का कहना है कि एक कमजोर राजा को अपने सभी संसाधनों के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वीरता सभी कष्टों को नष्ट कर देती है। युद्ध करना एक क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्तव्य है, चाहे वह युद्ध में विजय प्राप्त करे या पराजय पाए। कौटिल्य कहते हैं, नहीं, जो नदी के किनारे केकड़े की तरह सबके सामने झुकता है वह निराशा में डूबा रहता है। जो अपनी छोटी सी सेना के साथ युद्ध में जाता है वह बिना नाव के समुद्र पार करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की तरह नष्ट हो जाता है। इसलिए एक कमजोर राजा को या तो किसी शक्तिशाली राजा की शरण लेनी चाहिए या किसी अभेद्य किले में शरण लेनी चाहिए। आक्रमणकारी 3 प्रकार के होते हैं, एक न्यायप्रिय विजेता, एक राक्षसी विजेता और एक लालची विजेता। इनमें से न्यायप्रिय विजेता मात्र आज्ञा पालन से ही संतुष्ट हो जाता है, अतः एक कमजोर राजा को उसकी शरण लेनी चाहिए अपने शत्रुओं से भयभीत होकर। लालची विजेता भूमि या धन के रूप में जो कुछ सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकता है उसी से संतुष्ट हो जाता है, अतः एक कमजोर राजा को ऐसे विजेता को धन संपत्ति से संतुष्ट करना चाहिए। राक्षसी स्वभाव वाला विजेता केवल पराजितों की भूमि, खजाना, पुत्र और पत्नियों को छीनकर ही संतुष्ट नहीं होता बल्कि उनका जीवन भी छीन लेता है, अतः एक कमजोर राजा को ऐसे विजेता को भूमि और धन देकर दूर रखना चाहिए। जब इनमें से कोई भी किसी कमजोर राजा के विरुद्ध विद्रोह करने वाला हो तो राजा को शांति संधि करके, षड्यंत्र का सहारा लेकर या युद्ध के मैदान में छल कपट से आक्रमण को रोकना चाहिए। वह शत्रु के सैनिकों को मेल मिलाप या उपहार देकर अपने वश में कर सकता है और अपने सैनिकों के छल कपट को या तो उनमें फूट डालकर या उन्हें दंडित करके रोक सकता है। गुप्त जासूस हथियारों, विष या आग की सहायता से शत्रु के किले, देश या शिविर पर कब्जा कर सकते हैं। वह शत्रु के पिछले हिस्से को चारों ओर से घेर सकता है और जंगली कबीलों की सहायता से शत्रु के देश को तबाह कर सकता है, या वह शत्रु के परिवार के किसी वंशज या किसी बंदी राजकुमार को शत्रु के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए नियुक्त कर सकता है। जब ये सभी उपद्रव कर दिए जाएं तो शत्रु के पास शांति की अपील करने के लिए दूत भेजा जा सकता है, या वह शत्रु को नाराज किए बिना उसे शांति स्थापित कर सकता है। यदि शत्रु अपना आक्रमण जारी रखता है तो कमजोर राजा अपनी संपत्ति और सेना के 1/4 से अधिक हिस्से की पेशकश करके शांति के लिए विनती कर सकता है, जिसका भुगतान 1 दिन और 1 रात बीत जाने के बाद किया जाएगा। यदि शत्रु कमजोर राजा द्वारा अपनी सेना का एक हिस्सा सौंपने की शर्त पर शांति स्थापित करना चाहता है तो वह शत्रु को अपने ऐसे हाथी और घुड़सवार दे सकता है जो अनियंत्रित हो या विष से युक्त हो। यदि शत्रु अपने प्रमुख सैनिकों को सौंपने की शर्त पर शांति स्थापित करना चाहता है तो वह शत्रु को अपनी सेना का वह हिस्सा भेज सकता है जो गद्दारों, शत्रुओं और जंगली कबीलों से भरा हो और किसी विश्वसनीय अधिकारी के नेतृत्व में हो, ताकि उसका शत्रु और उसकी अपनी अवांछित सेना दोनों नष्ट हो जाएं, या वह शत्रु को तेज तर्रार जासूसों से बनी सेना प्रदान कर सकता है और अपने निराश सैनिकों को शत्रु को सौंपने से पहले संतुष्ट करने का ध्यान रख सकता है।
या वह शत्रु को अपनी वफादार और वंशानुगत सेना सौंप सकता है, जो संकट के समय शत्रु को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो। यदि शत्रु एक निश्चित राशि का भुगतान करने की शर्त पर शांति स्थापित करना चाहता है, तो वह शत्रु को ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं दे सकता है जिनका कोई खरीदार न हो, या ऐसे कच्चे माल दे सकता है जो युद्ध में किसी काम के न हो। यदि शत्रु अपनी भूमि का एक हिस्सा सौंपने की शर्त पर शांति स्थापित करना चाहता है, तो उसे शत्रु को उस प्रकार की भूमि प्रदान करनी चाहिए जिसे वह पुनः प्राप्त कर सके, जो हमेशा किसी अन्य शत्रु के अधीन हो, जिसमें कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था न हो, या जिसे भारी जनशक्ति और धन की लागत से उपनिवेशित किया जा सके, या वह अपनी राजधानी को छोड़कर अपना पूरा राज्य सौंपकर शांति स्थापित कर सकता है। उसे इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि शत्रु उस बात को स्वीकार कर ले जिसे दूसरा शत्रु बलपूर्वक छीनने की संभावना रखता हो, और उसे अपनी संपत्ति की अपेक्षा अपने जीवन की अधिक परवाह करनी चाहिए, क्योंकि नाशवान संपत्ति का क्या लाभ। अध्याय 2, षड्यंत्रों की लड़ाई। यदि शत्रु शांति का पालन नहीं करता, तो उसे यह कहा जाना चाहिए, ये राजा 6 शत्रुओं के समूह के सामने आत्मसमर्पण करके मारे गए। इन नासमझ राजाओं का अनुसरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। सद्गुण और धन का ध्यान रखो, जो तुम्हें खतरे, पाप और धन के हनन का सामना करने की सलाह देते हैं। वे मित्र के वेश में शत्रु हैं। अपने जीवन की परवाह न करने वाले लोगों से लड़ना खतरनाक है। दोनों पक्षों की जान का नुकसान करना पाप है। हाथ में मौजूद धन और एक प्रतिष्ठित मित्र को त्यागना धन का हनन है। उस राजा के कई मित्र हैं जिन्हें वह उसी धन, अर्थात जो मेरी सहायता से और मेरे खर्च पर अर्जित किया गया है, उससे तुम्हारे विरुद्ध खड़ा करेगा, और जो तुम पर चारों ओर से आक्रमण करेंगे। उस राजा ने मध्यम और तटस्थ राज्यों के क्षेत्र पर अपना प्रभाव नहीं खोया है, परंतु तुमने उन पर अपना प्रभाव खो दिया है, इसलिए वे तुम पर आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर से जन और धन की हानि को धैर्यपूर्वक सहन करो, उस मित्र से शांति भंग करो, तब हम उसे उस गढ़ से हटा सकेंगे जिस पर से उसने अपना प्रभाव खो दिया है। अतः तुम दोस्तों का मुखौटा पहने दुश्मनों की बातें सुनते हो, अपने असली दोस्तों को मुसीबतों में डालते हो, अपने दुश्मनों को सफलता दिलाने में मदद करते हो, और खुद को जान और माल की कीमत वाले खतरों में शामिल करते हो। यदि शत्रु सलाह की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलता रहे, तो कमजोर राजा को संगठनों का संचालन और गुप्त युक्तियों द्वारा शत्रु को लुभाना, अध्यायों में वर्णित उपायों को अपनाकर शत्रु की प्रजा में असंतोष उत्पन्न करना चाहिए। उसे उग्र जासूसों और विष का भी प्रयोग करना चाहिए। स्वयं की सुरक्षा, अध्याय में वर्णित सुरक्षा के योग्य पक्ष के विरुद्ध उग्र जासूसों और विषनाशकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। वैश्याओं के रखवालों को यौवन और सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्रियों को प्रदर्शित करके शत्रु सेना के नेताओं के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। उग्र जासूसों को उनमें तब झगड़ा करवाना चाहिए जब उनमें से 1 या 2 प्रेम में पड़ जाएं। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले संघर्ष में उन्हें पराजित पक्ष को कहीं और पलायन करने या बाद वाले द्वारा किए गए आक्रमण में सरदार की सहायता करने के लिए राजी करना चाहिए। या फिर जो लोग प्यार में पड़ गए हैं, उन्हें जासूस तपस्वियों के वेश में इस बहाने जहर दे सकते हैं कि उन्हें दी गई दवाएं उनके प्रिय व्यक्ति को प्राप्त करने में सक्षम है। एक जासूस व्यापारी का वेश धारण करके शत्रु देश की सुंदर रानी की दासी का प्रेम जीतने के बहाने उस पर धन की वर्षा कर सकता है और फिर उसे छोड़ सकता है। व्यापारी की सेवा में कार्यरत एक जासूस दासी के सेवक के रूप में कार्यरत दूसरे जासूस को कोई औषधि दे सकता है और उसे बता सकता है कि व्यापारी का प्रेम पुनः प्राप्त करने के लिए दासी द्वारा व्यापारी के शरीर पर यह औषधि लगाई जाए। सफल होने पर दासी रानी को सूचित कर सकती है
कि राजा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसी औषधि को राजा के शरीर पर लगाया जाए और फिर औषधि को विष में बदल दिया जाए। एक जासूस ज्योतिषी का वेश धारण करके धीरे धीरे दुश्मन के प्रधानमंत्री को इस विश्वास में उलझा सकता है कि उसके पास राजा के सभी शारीरिक लक्षण हैं। एक भिक्षुणी मंत्री की पत्नी से कह सकती है कि उसमें रानी के लक्षण हैं और वह एक राजकुमार को जन्म देगी, या एक महिला मंत्री की पत्नी के वेश में उससे कह सकती है कि राजा मुझे परेशान कर रहा है और एक तपस्वी महिला मेरे लिए यह पत्र और आभूषण लाई है। रसोइयों का वेश धारण किए जासूस राजा शत्रु के आदेश का बहाना बनाकर तत्काल अभियान में उपयोग के लिए रखे गए किसी मूल्यवान धन को मंत्री के पास ले जा सकते हैं। व्यापारी का वेश धारण किया जासूस किसी न किसी युक्ति से उस धन पर कब्जा कर सकता है और मंत्री को अभियान की सभी तैयारियों की सूचना दे सकता है। इस प्रकार 1, 2 या 3 रणनीतिक साधनों का प्रयोग करके संयुक्त शत्रुओं के प्रत्येक मंत्री को अभियान पर जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार शत्रु राजाओं से दूर किया जा सकता है। दुश्मन के बंजर इलाकों के प्रभारी अधिकारी की सेवा में लगे जासूस दुश्मन के किलेबंद शहरों में रहने वाले नागरिकों और ग्रामीणों को अधिकारी के साथ उनके संबंधों की स्थिति के बारे में सूचित कर सकते हैं और कह सकते हैं, बंजर इलाकों के प्रभारी अधिकारी ने योद्धाओं और विभागीय कहा है, राजा बड़ी मुश्किल से खतरे से बचकर निकले हैं और बड़ी मुश्किल से जीवित लौटे हैं। अपनी संपत्ति जमा न करो और इस प्रकार शत्रु न बनाओ। यदि ऐसा किया तो तुम सभी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं तो उग्र जासूस नागरिकों को शहर से बाहर ले जाकर उनके नेताओं को मार सकते हैं और कह सकते हैं, जो लोग बंजर इलाकों के प्रभारी अधिकारी की बात नहीं मानेंगे उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। अधिकारी के अधीन बंजर इलाकों में जासूस खून से सने हथियार, धन और रस्सियां फेंक सकते हैं। फिर अन्य जासूस यह खबर फैला सकते हैं कि बंजर इलाकों के प्रभारी अधिकारी जनता को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं। इसी प्रकार जासूस दुश्मन के सेनापति और जनता के बीच मतभेद पैदा कर सकते हैं। रात के समय गांव के केंद्र में कलेक्टर जनरल के सेवकों को संबोधित करते हुए तेज तर्रार जासूस कह सकते हैं, जो लोग जनता पर अन्यायपूर्ण अत्याचार करते हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। जब कलेक्टर जनरल या बंजर भूमि के प्रभारी अधिकारी का दोष व्यापक रूप से ज्ञात हो जाता है तो जासूस जनता को उनमें से किसी एक की हत्या करने के लिए उकसा सकते हैं और उसके स्थान पर उसके परिवार के किसी सदस्य या किसी कैदी को नियुक्त कर सकते हैं। दुश्मन के खतरे की झूठी खबर फैलाकर वे जासूस हरम, शहर के द्वार और अनाज और अन्य चीजों के भंडार गृह में आग लगा सकते हैं और उनकी रक्षा के लिए तैनात पहरेदारों की हत्या कर सकते हैं। अध्याय 3 सेनापति की हत्या और राज्यों के एक समूह को उकसाना। राजा या उसके दरबारियों की सेवा में लगे जासूस मित्रता का बहाना बनाकर अन्य मित्रों के सामने यह कह सकते हैं कि राजा पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना के सरदारों से नाराज है। जब उनके सैनिक एकत्रित हो जाते हैं तो ये जासूस रात के पहरे से बचकर राजा के आदेश का बहाना बनाकर सरदारों को किसी घर में बुलाते हैं और घर से लौटते समय उनकी हत्या कर देते हैं। आसपास के अन्य जासूस कह सकते हैं कि उन्हें मारने का आदेश राजा शत्रु ने दिया है। जासूस देश से निर्वासित लोगों से यह भी कह सकते हैं, यही हमने पहले ही बताया था, अपनी सुरक्षा के लिए आप कहीं और जा सकते हैं। जासूस उन लोगों को भी बता सकता है जिन्हें राजा से उनकी मनचाही चीज नहीं मिली कि बंजर भूमि के प्रभारी अधिकारी को राजा ने संदेश दिया, फला व्यक्ति ने मुझसे वह चीज मांगी है जो उसे नहीं मांगनी चाहिए थी। मैंने उसकी विनती ठुकरा दी। वह मेरे शत्रु के साथ षड्यंत्र में है
इसलिए उसे दबाने का प्रयास करो। फिर जासूस अपने सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जासूस राजा द्वारा स्वीकृत लोगों को यह भी बता सकते हैं कि बंजर भूमि के प्रभारी अधिकारी को राजा ने संदेश दिया, फला फला लोगों ने मुझसे अपना हक मांगा है। मैंने उनका विश्वास जीतने के लिए उनकी सभी विनतियां पूरी कर दी है, लेकिन वे मेरे शत्रु के साथ साजिश रच रहे हैं, इसलिए उन्हें कुचलने का प्रयास करो। इसके बाद जासूस अपने सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जासूस उन लोगों को भी बता सकते हैं जो राजा से अपना हक नहीं मांगते कि बंजर भूमि के प्रभारी अधिकारी को यह संदेश दिया गया, फला फला लोग मुझसे अपना हक नहीं मांग रहे। इसका कारण इसके अलावा और क्या हो सकता है कि उन्हें शक है कि मुझे उनके अपराध की जानकारी है, इसलिए उन्हें दबाने की कोशिश करो। फिर जासूस अपने सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें पक्षपातियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की व्याख्या होती है। राजा के निजी सेवक के रूप में नियुक्त एक जासूस उसे सूचित कर सकता है कि उसके फला फला मंत्रियों से शत्रु के सेवक पूछताछ कर रहे हैं। जब राजा इस बात पर विश्वास कर लेता है तो कुछ कपटी व्यक्तियों को शत्रु के दूतों के रूप में पेश किया जा सकता है, जो यह कहकर जानकारी देते हैं कि यह वह है। सेना के प्रमुख अधिकारियों को जमीन और सोने का लालच देकर अपने ही सैनिकों के खिलाफ विद्रोह करने और दुश्मन से अलग होने के लिए राजी किया जा सकता है। यदि सेनापति का कोई पुत्र किले के पास या अंदर रहता हो तो एक जासूस उसे बता सकता है, तुम सबसे योग्य पुत्र हो, फिर भी तुम्हारी उपेक्षा की जाती है, तुम उदासीन क्यों हो? बलपूर्वक अपना पद छीन लो, अन्यथा युवराज तुम्हें नष्ट कर देगा। या फिर सेनापति इन चीफ या राजा के परिवार के किसी सदस्य को या किसी कैदी को सोने की रिश्वत देकर कहा जा सकता है, शत्रु की आंतरिक शक्ति को नष्ट कर दो, या उसके देश की सीमा में उसकी सेना के एक हिस्से को नष्ट कर दो, या फिर धन दौलत और सम्मान का लालच देकर जंगली कबीलों को बहला फुसला कर उन्हें दुश्मन के देश को तबाह करने के लिए उकसाया जा सकता है। या फिर दुश्मन के दूर दराज के इलाके में मौजूद दुश्मन से कहा जा सकता है, मैं मानो तुम सबके लिए एक पुल हूँ, अगर मैं टूट गया तो यह राजा तुम सबको डुबा देगा, इसलिए आओ हम सब मिलकर दुश्मन के आगे बढ़ने को रोकें। इसी के अनुसार अलग अलग या संयुक्त राज्यों को यह संदेश भेजा जा सकता है, मुझसे निपटने के बाद यह राजा तुम पर अपना कहर भर पाएगा, सावधान रहो, मुझ पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। किसी प्रत्यक्ष शत्रु से खतरे से बचने के लिए राजा को अक्सर किसी मध्यमा या तटस्थ राजा को जो कुछ भी उसे प्रसन्न करे भेजना चाहिए, या वह अपनी पूरी संपत्ति शत्रु के हवाले कर सकता है। अध्याय 4 हथियारों, आग और जहर से लैस जासूस और आपूर्ति भंडार और अन्य भंडारों का विनाश। विजेता के जासूस जो शत्रु के किलों में व्यापारी बनकर रहे हैं और जो शत्रु के गांवों में किसान बनकर रह रहे हैं, साथ ही वे जो शत्रु के देश की सीमावर्ती जिलों में चरवाहे या तपस्वी बनकर रह रहे हैं, व्यापारियों के माध्यम से किसी अन्य पड़ोसी शत्रु, किसी जंगली सरदार, शत्रु परिवार के वंशज या किसी बंधी राजकुमार को यह सूचना भेज सकते हैं कि शत्रु के देश पर कब्जा किया जाना है। जब उनके गुप्त दूत आमंत्रित होकर आते हैं तो उन्हें धन और सम्मान के पुरस्कारों से प्रसन्न किया जाना चाहिए और शत्रु की कमजोरियों को दिखाया जाना चाहिए और दूतों की सहायता से जासूसों को शत्रु की कमजोरियों पर प्रहार करना चाहिए। या फिर किसी निर्वासित राजकुमार को शत्रु के शिविर में रखकर शत्रु की सेवा में शराब विक्रेता के वेश में एक जासूस मदाना पौधे के रस से मिश्रित सैकड़ों प्याले शराब बांटकर जश्न मना सकता है। यह पहले दिन वह हल्की या मादक शराब बांट सकता है और अगले दिनों में
विष मिश्रित शराब बांट सकता है, या शत्रु सेना के अधिकारियों को शुद्ध शराब पिलाकर नशे की हालत में उन्हें विषयुक्त शराब पिला सकता है। दुश्मन की सेना के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त एक जासूस वही उपाय अपना सकता है जो एक शराब व्यापारी अपनाता है। पके हुए मांस, पके हुए चावल, शराब और केक के व्यापारी में विशेषज्ञ बनकर भेष बदले हुए जासूस सार्वजनिक रूप से अपने विशेष उत्पादों की ताजा आपूर्ति सस्ते दामों पर बेचने की घोषणा करने में एक दूसरे से होड़ कर सकते हैं और दुश्मन के आकर्षित ग्राहकों को जहर मिलाकर ये उत्पाद बेच सकते हैं। महिलाएं और बच्चे अपने विषैले बर्तनों में इन वस्तुओं के व्यापारियों से शराब, दूध, दही, घी या तेल प्राप्त कर सकते हैं और उन तरल पदार्थों को व्यापारियों के बर्तन में वापस डाल सकते हैं, यह कहते हुए कि एक निश्चित दर पर उन्हें सब कुछ बेचा जा सकता है। व्यापारी के वेश में जासूस उपरोक्त वस्तुएं खरीद सकते हैं और इस प्रकार व्यवस्था कर सकते हैं कि शत्रु के हाथियों और घोड़ों की सेवा करने वाले सेवक उन्हीं वस्तुओं का उपयोग उन जानवरों को राशन और घास देने में करें। सेवकों के वेश में जासूस विषैले घास और पानी बेच सकते हैं। लंबे समय तक पशु व्यापारियों के रूप में छोड़े गए जासूस मवेशियों, भेड़ों या बकरियों के झुंडों को लुभावने स्थानों पर छोड़ सकते हैं ताकि शत्रु का ध्यान उनके नियोजित हमले से भटकाया जा सके। ग्वालों के वेश में जासूस घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, भैंसों और अन्य जानवरों में से जो हिंसक होते हैं उनकी आंखों में कस्तूरी चूहे, चुचुंदरी का आँखों लगाकर उन्हें छोड़ सकते हैं। शिकारी जासूस जाल में फंसे क्रूर जानवरों को छोड़ सकते हैं। सपेरे जासूस अत्यंत विषैले सांप छोड़ सकते हैं। हाथी पालने वाले दुश्मन के शिविर के पास हाथी छोड़ सकते हैं। आग से अपना जीवन यापन करने वाले शिविर आदि में आग लगा सकते हैं। गुप्त जासूस पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना के सरदारों को पीछे से मार सकते हैं, या दुश्मन के प्रमुख आवासों में आग लगा सकते हैं, या गद्दार दुश्मन और जंगली जनजातियां जिन्हें इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है दुश्मन के पिछले हिस्से को नष्ट कर सकते हैं या उसकी सहायता में बाधा डाल सकते हैं। यह जंगलों में छिपे जासूस दुश्मन के देश की सीमा में प्रवेश कर उसे तबाह कर सकते हैं, या वे दुश्मन की आपूर्ति, भंडार और अन्य चीजों को नष्ट कर सकते हैं जब वे चीजें एक संकरे रास्ते में ले जाई जा रही हों जिस पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता हो, या पूर्व नियोजित योजना के अनुसार वे रात्रि युद्ध के अवसर पर शत्रु की राजधानी में जाकर बड़ी संख्या में तुरही बजाते हुए जोर से घोषणा कर सकते हैं, हम राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं और देश पर विजय प्राप्त कर ली है। राजा के महल में प्रवेश करने के बाद वे कोलाहल में राजा की हत्या कर सकते हैं। जब राजा एक दिशा से दूसरी दिशा में भागने लगे तो मलेच्छ जंगली जनजातियां या सेना के सरदार घात लगाकर या किसी स्तंभ या बाड़ के पास छिपकर उसकी हत्या कर सकते हैं। यह जासूस शिकारियों के वेश में राजा को तब मार सकते हैं जब वह आक्रमण का नेतृत्व कर रहा हो या कपटपूर्ण युद्धों की योजना के तहत आक्रमण के कोलाहल में हो, या किसी अनुकूल स्थिति में रहकर वे शत्रु को तब मार सकते हैं जब वह किसी संकरे रास्ते पर चल रहा हो जहां से केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता हो, या किसी पहाड़ पर या किसी पेड़ के तने के पास या बरगद के पेड़ की शाखाओं के नीचे या पानी में हो, या वे उसे नदी, झील या तालाब पर बने बांध के टूटने से उत्पन्न पानी की तेज धारा में बहाकर ले जा सकते हैं, या वे उसे किसी कीले, रेगिस्तान, जंगली या घाटी में मोर्चाबंदी करने पर विस्फोटक आग या विषैले सांप से मार सकते हैं। उसे झाड़ियों के नीचे होने पर आग से, रेगिस्तान में होने पर धुएं से, किसी सुरक्षित स्थान पर होने पर जहर से, पानी में होने पर मगरमच्छ और अन्य क्रूर जानवरों से मार डाला जाना चाहिए, या वे उसे उसके जलते हुए घर से बाहर निकलते समय मार सकते हैं।
गुप्त साधनों द्वारा शत्रु को लुभाना नामक अध्याय में वर्णित उपाय या किसी अन्य उपाय के माध्यम से शत्रु को उन स्थानों पर पकड़ा जाना चाहिए जहां वह कैद है या जहां से वह भागने का प्रयास कर रहा है। अध्याय 5 गुप्त युक्तियों या सेना के माध्यम से शत्रु को पकड़ना और पूर्ण विजय। शत्रु को मारने के लिए ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो उन पूजा स्थलों और दर्शनीय स्थलों में किए जा सके जहां शत्रु आस्था के प्रभाव में आकर देवताओं की पूजा और तीर्थ यात्रा के अवसरों पर अक्सर जाया करता है। किसी मंदिर में प्रवेश करने पर यांत्रिक युक्ति से रखी गई दीवार या पत्थर को ढीला करके शत्रु के सिर पर गिराया जा सकता है। सबसे ऊपरी मंजिल में उसके सिर पर पत्थर और हथियार बरसाए जा सकते हैं। यह दरवाजे का एक पैनल गिराया जा सकता है या दीवार के ऊपर या आंशिक रूप से दीवार से जुड़ी हुई एक विशाल छड़ को उस पर गिराया जा सकता है या किसी मूर्ति के भीतर रखे हथियार उसके सिर पर फेंके जा सकते हैं या उन स्थानों के फर्श पर जहां वह आमतौर पर खड़ा होता है, बैठता है या चलता है, गोबर या शुद्ध पानी में मिला हुआ जहर छिड़का जा सकता है या उसे फूल, सुगंधित पाउडर देने या सुगंधित धुआं करने के बहाने जहर दिया जा सकता है या पलंग या आसन के नीचे लगे बंधनों को हटाकर उसे नुकीले भालों से भरे गड्ढे में गिराया जा सकता है या जब वह अपने देश में आसन कारावास से बचने के लिए उत्सुक हो तो उसे किसी जंगली जनजाति या उसके देश से कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहे शत्रु के हाथों में सौंपने के लिए ले जाया जा सकता है या जब वह अपने किले से बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो तो उसे भी गुमराह किया जा सकता है या उसे शत्रु के देश में प्रवेश कराया जा सकता है जिसे विजेता को वापस सौंपा जाना है। शत्रु के लोगों को भी विजेता के पुत्रों और भाइयों की सुरक्षा में किसी पर्वत पर स्थित किले में या जंगल में या नदी के बीच में शत्रु के देश से जंगली भूभागों द्वारा अलग किए गए स्थानों में रखा जाना चाहिए। शत्रु की गतिविधियों को बाधित करने के उपायों को एक पराजित राजा का आचरण नामक अध्याय में समझाया गया। 1 योजन तक घास और जलाऊ लकड़ी में आग लगा देनी चाहिए। पानी को दूषित करके बहा देना चाहिए। किले की दीवार के बाहर स्थित टीलों, कुओं, गड्ढों और झाड़ियों को नष्ट कर देना चाहिए। दुश्मन के किले की भूमिगत सुरंग का मुंह चौड़ा करके उसके भंडार और नेताओं को बाहर निकाला जा सकता है। दुश्मन को भी इसी तरह भगाया जा सकता है। जब दुश्मन ने अपने उपयोग के लिए भूमिगत सुरंग बना ली हो तो किले के बाहर की खाई का पानी उसमें बहा देना चाहिए। दुश्मन के किले की प्राचीर के साथ साथ संदिग्ध स्थानों पर और किले के बाहर कुएं वाले घर में भूमिगत सुरंग से बहने वाली हवा की दिशा का पता लगाने के लिए खाली बर्तन या पीतल के पात्र रख देने चाहिए। सुरंग की दिशा का पता चलने पर एक प्रति सुरंग बननी चाहिए या सुरंग को खोलकर उसमें धुआं या पानी भर देना चाहिए। अपने खानदान के किसी वंशज द्वारा किले की रक्षा की व्यवस्था करने के बाद शत्रु विपरीत दिशा में भाग सकता है जहां उसे मित्र, रिश्तेदार या जंगली जनजातियां मिल सकती है या उसके शत्रु के विशाल संसाधनों वाले विश्वासघाती मित्र मिल सकते हैं या जहां वह अपने शत्रु को उसके मित्रों से अलग कर सकता है या जहां वह शत्रु के पिछले हिस्से या देश पर कब्जा कर सकता है या जहां वह अपने शत्रु तक रसद पहुंचाने से रोक सकता है या जहां से वह आसपास के पेड़ों को गिराकर अपने शत्रु पर आक्रमण कर सकता है या जहां वह अपने देश की रक्षा करने या अपनी खानदानी सेना के लिए अतिरिक्त सैनिक जुटाने के साधन पा सकता है या वह किसी अन्य देश में जा सकता है जहां वह अपनी शर्तों पर शांति प्राप्त कर सके। उसके शत्रु के सहयोगी उसके पास एक दूत भेज सकते हैं और कह सकते हैं, यह व्यक्ति आपका शत्रु हमारे हाथ लग गया है। व्यापार या किसी भेंट के बहाने सोना और एक मजबूत सेना भेजिए। हम या तो आपके शत्रु को जंजीरों में बांधकर आपको सौंप देंगे या उसे निर्वासित कर देंगे।
यदि वह इसे स्वीकार करता है तो उसके द्वारा भेजा गया सोना और सेना स्वीकार कर ली जाएगी। शत्रु के किले तक पहुंच प्राप्त करने के बाद सीमा सुरक्षा का प्रभारी अधिकारी अपनी सेना के एक भाग का नेतृत्व करते हुए किसी स्थान पर किसी जनसमूह को नष्ट करने के बहाने सद्भावना पूर्वक शत्रु का वध कर सकता है। वह शत्रु को शत्रु सेना के पास ले जा सकता है और शत्रु को घिरे हुए स्थान पर ले जाकर वह सद्भावना पूर्वक शत्रु का वध कर सकता है। एक झूठा मित्र किसी बाहरी व्यक्ति को सूचना भेज सकता है, शत्रु के किले में भंडारित अनाज, तेल, गुड़ और नमक समाप्त हो गए हैं। फला स्थान और समय पर इनकी नई आपूर्ति किले में पहुंचने की उम्मीद है, इसे बलपूर्वक जब्त कर लो। तब गद्दार, शत्रु या जंगली कबीले या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए कुछ अन्य व्यक्ति किले में विषैले अनाज, तेल, गुड़ और नमक की आपूर्ति भेज सकते हैं। इससे सभी प्रकार की आपूर्ति पर कब्जा करने की व्याख्या होती है। विजेता से शांति समझौता करने के बाद वह विजेता को वादा किए गए सोने का कुछ हिस्सा दे सकता है और शेष धीरे धीरे। इस प्रकार वह विजेता की रक्षात्मक शक्ति को कमजोर कर सकता है और फिर उन्हें आग, जहर या तलवार से नष्ट कर सकता है, या वह कर वसूलने के लिए नियुक्त विजेता के दरबारियों का विश्वास जीत सकता है, या यदि उसके संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो वह अपना किला छोड़कर भाग सकता है। वह किसी सुरंग के माध्यम से या नए बनाए गए छेद के माध्यम से या किले की दीवार तोड़कर भाग सकता है, या फिर रात में विजेता को चुनौती देकर वह हमले का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह किसी गुप्त रास्ते से भाग सकता है, या विधर्मी का वेश धारण करके वह अपने छोटे से दल के साथ भाग सकता है, या जासूस उसे शव के रूप में ले जा सकते हैं, या स्त्री का वेश धारण करके वह किसी शव का शमशान घाट तक पीछा कर सकता है, या देवताओं या पूर्वजों के सम्मान में या किसी त्योहार के अवसर पर लोगों को भोजन कराते समय वह विषैले चावल और पानी का उपयोग कर सकता है और अपने शत्रु के गद्दारों के साथ मिलकर अपनी छिपी हुई सेना के साथ शत्रु पर हमला कर सकता है। या जब वह अपने किले में घिरा हुआ हो तो वह धार्मिक भोजन करने और वेदी स्थापित करने के बाद किसी मूर्ति के शरीर में खोदे गए छेद में छिप सकता है, या वह दीवार में बने किसी गुप्त छेद में या किसी भूमिगत कक्ष में मूर्ति के शरीर में बने छेद में छिप सकता है। और जब उसे भुला दिया जाता है तो वह किसी सुरंग के रास्ते अपने छिपने के स्थान से निकल सकता है और महल में प्रवेश करके सोते हुए अपने शत्रु की हत्या कर सकता है, या किसी यंत्र के बंधनों को ढीला करके उसे अपने शत्रु पर गिरा सकता है, या जब उसका शत्रु किसी ऐसे कक्ष में लेटा हो जो विषैले और विस्फोटक पदार्थों से सना हो या लाख से बना हो तो वह उसमें आग लगा सकता है। भूमिगत कक्ष, सुरंग या गुप्त दीवार के भीतर छिपे हुए तेज तर्रार जासूस शत्रु को तब मार सकते हैं जब वह किसी मनोरंजन पार्क या अन्य मनोरंजन स्थल पर लापरवाही से मौज मस्ती कर रहा हो, या छुपकर बैठे जासूस उसे जहर दे सकते हैं, या छुपकर बैठी महिलाएं किसी बंद स्थान पर सोते हुए उसके ऊपर सांप, जहर, आग या विषैला धुआं फेंक सकती है, या शत्रु के हरम तक पहुंच रखने वाले जासूस अवसर मिलने पर शत्रु के साथ जो भी संभव हो वह कर सकते हैं और फिर अज्ञात रूप से निकल सकते हैं। ऐसे अवसरों पर उन्हें अपने समूह के उद्देश्यों को दर्शाने वाले संकेतों का उपयोग करना चाहिए। तुरही की आवाज के माध्यम से द्वार पर तैनात पहरेदारों के साथ साथ वृद्ध पुरुषों और अन्य जासूसों को बुलाकर शत्रु अपना शेष कार्य पूरी तरह से अंजाम दे सकता है। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र का 12वां खंड समाप्त होता है। प्रारंभ से अब तक 140वां अध्याय समाप्त होता है।